कैसे हो? चुपचाप कैसे हो? ठंड का असर है क्या? हैं? थोड़ा सा ठंडी का असर है, ठंडी का असर है। अब पेन कहाँ गया? गुरुजी ले गए क्या? देखो तो वो लोकोमोशन आज पूरा कर लेते हैं बच्चों, है ना? लोकोमोशन एंड मूवमेंट पूरा कर देते हैं। मैडम किसी को फोन करो ना। अरे पेन ही नहीं है। मास्टर पढ़ावे किसे? चलो फिर आगे। उसमें लास्ट क्या लिख लिया था? कहां तक कर दिया था आपने? बोन्स लिखा क्या बेटा कुछ? कहां तक हुआ था लास्ट? आजो आजो आजो। क्या लिखती है? कहानी कविताएं? तो वो हो गया था शायद, उस एक्सियल हो गया था ना, वर्टिब्रल कॉलम हो गई और स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, उस चैप्टर को पूरा ही कर देते हैं आज। पूरा कर देते हैं तो लो, पहला एक वर्ड लिखो, रिब केज। फिर आगे चलते हैं बेटा जी। रिब केज। रिब केज क्या होता है? रिब केज किसको बोलते हो? हैं? बोलो। केज केज केज। हम्म? पिंजरा। रिब्स का पिंजरा। पिंजरा। गुड मॉर्निंग। तो रिब केज बच्चों देखो, एक ऐसा, ये जो रिब्स का बना बॉक्स है ना भाई, आगे तो ये क्या है तुम्हारे? स्टर्नम। इधर साइड में कौन थी? और पीछे क्या थी? वर्टिब्रल कॉलम। तो बैकबोन, स्टर्नम और रिब्स ने मिलकर एक डब्बा बनाया। वो डब्बा क्या कहलाया? रिब केज। उसी डब्बे में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, लंग्स और फेफड़ों के बीच तुम्हारा हार्ट। हार्ट और लंग्स को जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन है? पसलियों का बना डब्बा, जिसको क्या कहा? रिब केज। रिब केज में तीन चीजें आ रही है। एक तो आ रहा है स्टर्नम, एक आ रहा है रिब्स, और एक आ रहा है वर्टिब्रल कॉलम। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, रिब केज में हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट? तुम्हारे पास 1 मिनट है, तो समझ के आंसर देना। रिब केज कितनी बोन से बना हुआ है? लिखिए आपने, बोन्स कितनी क्या होती है? रिब केज में हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट? वो तब बता पाओगे आप जब आपको पता होगा रिब केज में कौन कौन से पार्ट होते हैं। बोलो। कितना? 37? और कोई? 48? और कोई? आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कोई भेजा लगाओ। 24? 25? रिब केज में कितनी बोन्स होती है? 37 तो आ गया आंसर, लिख दिया एक मैंने। और कोई? थैंक यू। 24 भी आ गया, लिख दिया। इनके अलावा किसी का कुछ आ रहा हो तो? रिब केज में हाउ मेनी बोन्स?
आंसर तो इन्हीं में से ही है। देखो रिब केज बना किसने, आपने कहा सर रिब केज में कौन है, और एक और भी तो है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। अब बताना मैं चाह रहा था वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रा थी बेटा जी, 26। अरे 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सेक्रल, 1 कोडल, 26 होती है ना टोटल। सुनो, लेकिन रिब केज में पूरी 26 थोड़ी आएगी। रिब केज तो इतना इतना डब्बा है, रिब केज में वही आएगा ना जो रिब्स से जुड़ी हुई हो। रिब्स से कौन सी वर्टिब्रा जुड़ती है, रिब्स आगे किससे जुड़ रही थी, पीछे कौन सी वर्टिब्रा, थोरेसिक। थोरेसिक का नंबर कितना था, 12। रिब्स है 12 पेयर, तो वो पीछे थोरेसिक से तो जाके जुड़ती है रिब्स। रिब्स जुड़ती किससे है, थोरेसिक वर्टिब्रा। तो रिब केज में पूरा वर्टिब्रल कॉलम नहीं आएगा, केवल वर्टिब्रल कॉलम की कौन सी वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब बता सकते हो आंसर, इन लिखे हुए में से कौन सा सही है। स्टर्नम में कितनी बोन है, 1। रिब्स कितनी है, 24। थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी है, 12। तो आंसर आया, जिसने 37 बोला था उसको थैंक यू। तो पूरा वर्टिब्रल कॉलम नहीं आएगा बेटा जी, केवल कौन इंक्लूड होगा, थोरेसिक वर्टिब्रा। पसलियों का बना पिंजरा जिसको बोला रिब केज, जिसमें कौन प्रेजेंट है, आपके लंग्स और हार्ट। स्टर्नम, रिब्स एंड थोरेसिक वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये क्वेश्चन मैंने तो बोन्स की नंबर पूछी है, आपसे ऐसे पूछा था रिब केज बना किसका होता है। अब सुनो, रिब केज बना किसका होता है। देखो एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया था एक बार, स्टर्नम, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, थोरेसिक वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, लंबर वर्टिब्रा। तो वहां अपने को पता होना चाहिए कि पूरी वर्टिब्रा थोड़ी बनाती है, केवल थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेक्स नाम ही थोरेक्स है ना, तो रिब केस थोरेक्स में तो होता है, एब्डोमेन के ऊपर। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ये तो हमने 80 बोन्स की बात कर ली थी, दैट्स कॉल्ड एक्सियल एंडोस्केलेटन, जिसमें स्कल आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, रिब्स आ गई और स्टर्नम आ गई। अब चलते हैं अपेंडिकुलर, जिसमें बची हुई कितनी बोन्स थी, 126। 126, तो हेडिंग डाल दी बेटा जी आप, अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन। पूरा करते हैं चैप्टर, और क्वेश्चंस भी लाया हूं मैं आपके लिए, वो भी सोल्व करेंगे आज, शायद लाया हूं, हाँ लाया हूं। फिर नर्वस सिस्टम आगे वाला चैप्टर वो स्टार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, पन्ना पलट दूं, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बेटा जी, अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन। हेडिंग क्या डाल दो, वैसे ही पढ़ाना ना, अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन, अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन, जिसमें कितनी बोन्स थी बची हुई, 126 बोन, 126 बोन्स। अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन में बोन्स थी 126। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, एक तो आया था इसमें गर्डल्स, और दूसरा बेटा जी था बोन्स ऑफ लिम्ब। तो लिम्ब बोन तो कितनी थी, 120, और गर्डल्स में कितनी थी, 6। तो पहले गर्डल्स की बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास दो गर्डल होती है, पेक्टोरल और पेल्विक। तो गर्डल्स में बेटा जी दो नाम आ गए, फर्स्ट लिखा मैंने पेक्टोरल गर्डल, और दूसरा लिख देना है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल के पास बोन 6 में से 4, बची हुई 2 पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल की बात करूं तो ये अपना क्या बनाता है, शोल्डर। ये अपना क्या बनाएगा, शोल्डर। जो आपका शोल्डर है एक्चुअल में वो कौन सी गर्डल का बना, पेक्टोरल। और जो हिप वाला पोर्शन है वो किसका बना, पेल्विक। तो बेटा जी पेल्विक जो गर्डल है वो हिप रीजन बनाती है, और शोल्डर आपका कौन बनाएगा, पेक्टोरल। इसमें कौन सी बोन, दो बताई तो थी, कॉलर के नीचे क्लेविकल, कॉलर बोन, कॉलर बोन आ गई। एक पीछे जहां शाबाशी देते हो ना, शाबाश, शाबाशी दे रहे हो तो वो हाथ कहां लगा रहे हो आप,
स्केपुला। स्केपुला किसकी पार्ट है? पेक्टोरल। आगे ये कौन है? तो 2 क्लेविकल, 2 कॉलर बोन और 2 ही स्केपुला, टोटल हो गई 4। ये तुम्हारी पेक्टोरल गर्डल है। तो पेक्टोरल गर्डल में एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, सुनना। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल composed of 2 bonds, composed of 2 bonds, each half of pectoral girdle composed of 2 bond। पहला क्लेविकल, इसी को बोलते हैं कौन सी बोन? कॉलर बोन। एक और नाम है बेटा जी इसका, ब्यूटी बोन। इसी को कौन सी बोन बोलेंगे? ब्यूटी बोन। और दूसरा नाम लिखा मैंने स्केपुला। इस लाइन का मतलब समझो, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल। क्या कहना चाह रहे हो सर आप? मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो पेक्टोरल गर्डल ना, ये कंप्लीट नहीं, हाफ है। ये भी उसका, दोनों हाफ हाफ पोर्शन है। इस हाफ पार्ट में कितनी बोन है? 2। इसमें भी, तो टोटल बोन 4। तो एनसीईआरटी कहती है ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल इज कंपोज्ड ऑफ 2 बोन, फर्स्ट कॉल्ड कॉलर और दूसरी कॉल्ड स्केपुला। कॉलर को बोला क्लेविकल, और ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं? अच्छा तो बड़ी सुंदरता। कैसे सुंदरता बनेगी इससे? जरा अच्छे से एलेबोरेट करें हाँ, जो होते हैं ना ये जीरो फिगर, सुना है जीरो फिगर के बारे में? सबसे पहले जीरो फिगर लाने वाली देवी सलमान, अरे देवी सलमान खान सबसे पहले जीरो फिगर कौन लाई थी? ये जो जीरो फिगर को डिटरमाइन करते हैं ना, वो इस खड्डे से करते हैं। कितनी कुपोषित है, कितनी माल न्यूट्रिएंट है, कितना खड्डा है, उस खड्डे में कितना पानी भर सकते हैं, कितने एमएल। तो वो जो खड्डा दिख रहा है उसे ब्यूटी को रिकॉग्नाइज, मतलब ब्यूटी को उस खड्डे से डिसाइड कर रहे हैं। इसलिए नाम दे दिया इसको क्या? ब्यूटी बॉर्न। इसको कह दिया ब्यूटी बॉर्न। वाह, चाय पीती हो गया? जूठी करके रख रहा हूं, मन चल जाए तेरा तो क्लेविकल, कॉलर और कैसी बोन है? ब्यूटी। इसको बोला ब्यूटी बोन, ये कहलाती है। और एक कौन सी आ गई? स्केपुला। फिर मैं पेल्विक पे आता हूं। इसका डायग्राम बेटा जी बना के समझा दूं। जैसे ये ट्राइंगुलर जो बोन है, ये आ गई कौन सी? स्केपुला। स्केपुला में होता है एक गड्ढा, और यहां एक प्रोजेक्शन लगा रहता है, ये प्रोजेक्शन। ये बोन का नाम तो है स्केपुला। कौन सी साइड में? ये पीछे। यहां एक कैविटी है बेटा जी, इस कैविटी का नाम है ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला एक्रोमियन प्रोसेस। ये नाम भी पूछा हुआ है, PYQ, बिल्कुल एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। एक्रोमियन प्रोसेस, एक प्रोजेक्शन लगा हुआ है, एक्रोमियन प्रोसेस। इस गड्ढे को क्या कहा? ग्लिनोइड कैविटी। सबके फंक्शन देखो। स्केपुला से बेटा जी एक बोन यहां जुड़ी हुई है, हाँ वही कौन सी? ब्यूटी बोन। ये जो बोन है ये है क्लेविकल या कॉलर बोन। तो क्लेविकल में बता रखा है 2 कर्वेचर है, विद 2 कर्वेचर। 2 कर्वेचर होते हैं, 2 जगह से मुड़ी रहती है वो कर्वेचर। इसका एक पोर्शन किससे जुड़ रहा है? एक्रोमियन से। देखो यहां एक प्रोजेक्शन रहता है, उससे जुड़ती है क्लेविकल, ठीक है। और इधर आके वो किससे जुड़ रही है? स्टर्नम। एक पार्ट उसका किससे जुड़ा है? स्टर्नम से। इधर वो किससे जुड़ी है? एक्रोमियन प्रोसेस से। एक्रोमियन प्रोसेस किससे निकला हुआ है? स्केपुला से। स्केपुला में खड्डा है, उस खड्डे का नाम, इसी ग्लिनोइड कैविटी से तुम्हारे हाथ की हड्डी, ये कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस। ह्यूमरस यहां जुड़ती है और ये बनता है शोल्डर जॉइंट। ये आपका कौन सा है? शोल्डर जॉइंट, जिसमें कौन है? ह्यूमरस। कहां फंसा? ग्लिनोइड कैविटी में। तो यहां एक बोन आके जुड़ गई, इस जगह एक बोन आके जुड़ी, और वो बोन कौन सी है? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस आर्टिकुलेट करती है कहां? ग्लिनोइड कैविटी। ये कैविटी किस में है? स्केपुला। इससे निकला हुआ प्रोजेक्शन एक्रोमियन प्रोसेस, जहां कौन जुड़ के आ रही है? क्लेविकल। दैट्स कॉल्ड कॉलर बोन, जिसका दूसरा पार्ट कहां जुड़ेगा? स्टर्नम। इधर से भी आ रही है आके यहां स्टर्नम से। मैंने स्टर्नम के 3 नाम भी लिखाए थे, प्रो स्टर्नम,
मीजोस्टर्नम, मेटास्टर्नम लास्ट लेक्चर में। तो ग्लिनोइड कैविटी है, ये तो आर्टिकुलेट होती है, आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ ह्यूमरस। तो कौन सी बोन के हेड से जुड़ेगी? ह्यूमरस के हेड से। हाथ की बोन पढ़ेंगे अभी ह्यूमरस। स्केपुला की तारीफ में बच्चों, ट्राइंगुलर बोन होती है, ट्राइंगुलर शेप की है। बताओ देखिए, डोर्सल है कि वेंट्रल है? पीछे डोर्सल, आगे वेंट्रल होता है, पीछे डोर्सल। तो किधर लोकेटेड है? डोर्सल साइड होती है। प्लेट बोन है, प्लेट बोन है, सब लिखा है एनसीईआरटी में। और ये कवर करती है सेकंड टू सेवंथ रिब्स को। कैसे सर? देखना बच्चों, यहां रिब्स है ना तुम्हारी, पसली आगे से पीछे है। अब दूसरी से लेकर सातवीं पसली को पीछे से किसने ढक दिया? स्केपुला ने। जैसे ये पसलियां हैं, है ना, ये पसलियां हैं 2 3 4 ऐसे, ये स्केपुला, ये आएगी इन रिब्स को पीछे से कवर कर देगी। तो दूसरी से लेकर सातवीं रिब्स को पीछे से किसने कवर किया? स्केपुला। तो तुम हाथ लगाओगे ना यहां, तो किसके लगाओगे? पसलियों के हाथ नहीं लगेगा, रिब्स के नहीं लगेगा। हमने किसके लगाया? स्केपुला। स्केपुला ने उन रिब्स को क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। ये भी पूछेंगे कौन सी रिब्स को? सेकंड से लेकर सेवंथ रिब्स को। तो ये अपनी कौन सी गडल आ गई? पेक्टोरल, जिसमें क्लेविकल आ गया, स्केपुला आ गया, और उसकी कैविटी को क्या कहा? ग्लिनोइड। जहां कौन जुड़ा? ह्यूमरस का हेड। और एक्रोमियन प्रोसेस से कौन जुड़ जाएगा? क्लेविकल बोन। ठीक है, अब बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। तुम बाद में बना लेना ना इनको देख के। तो ये पहले तो पेक्टोरल आ गई, अब कौन सी पे आ रहा हूं मैं? पेल्विक गर्डल पे। तो नेक्स्ट मेंशन कर रहा हूं पेल्विक गर्डल। इसमें कितनी बोन? 2 ही बोन है सर। पेल्विक गर्डल में 2 बोन है। नाम, ये 2 साइड में होती पेल्विक गर्डल। नाम है कॉक्सल बोन। पेल्विक गर्डल कंपोज्ड ऑफ कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन। अब थोड़ा सा सुनना, पेल्विक गर्डल में जो बोन होती है उसका नाम कॉक्सल। ये जो कॉक्सल बोन है, ये फिर 3 बोन से मिलकर बनी है। ध्यान से समझिए इस चीज को। ये बोन है, वाह, कभी एक ही नहीं था, अब 2 आ गए। इन सर की थी क्या क्लास? है? इनको देख के मुझे इंफ्यूरिटी आती है बालों के रेफरेंस में। मैंने इतने भी बाल होते हैं यहाँ है ही नहीं क्या फिजिकल? अच्छा सर, तो केमिस्ट्री की डबल क्लास चल रही है क्या आपकी? ले, क्या करेगी चिपकता ना ये कहीं, यहाँ चिपकता है। ठीक है, तो ये कॉक्सल बोन आ गया। अब देखियो बच्चों, कॉक्सल बोन में, अच्छा सर फिजिकल करवा रहे होंगे, और वो दूसरे सर वो इनऑर्गेनिक का, मतलब सर तो फिजिकल इनऑर्गेनिक डबल चल रही है, ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुई। और फिजिक्स में 1 क्लास आ रही है और बायो में 2। आज एक ही है अपनी। अच्छा अच्छा, एक मतलब केमिस्ट्री डबल आ रही है, चलो बढ़िया बात है। अब देखना बच्चों, कोक्सल बोन बताइए मैंने, पेल्विक गर्डल में कितनी कोक्सल बोन है? 2। अब एक छोटी सी बात सुनना, ईच कोक्सल बोन कंपोज्ड ऑफ 3 बोन्स, कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग बोन्स। थोड़ी सी डाउटफुल लाइन आती है, इसको क्लियर करियो। नाम है इलियम, इशियम, प्यूबिस। इलियम, इशियम, प्यूबिस। तो गुरुजी, हम पेल्विक गर्डल में काउंट कितनी कर रहे हैं? 2 काउंट कर रहे हो ना? तो आपने कहा कि कॉक्सल बोन में तो 3 बोन है, लेकिन तीनों टाइटली फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होने के बाद काउंटिंग में केवल एक साइड में एक, इधर एक, इधर एक। तो बोन का नाम है कॉक्सल, जैसे मैं बना रहा हूं, ये कॉक्सल है। इस कॉक्सल में फिर 3 बोन है। सबसे ऊपर है इलियम, बीच में एक बोन है प्यूबिस, और एक कौन सी है? इशियम। तो टोटल बोन, लेकिन तीनों क्या हो गई? फ्यूज, टाइटली फ्यूज हो गई। और टाइटली फ्यूज जब हो गई, तो अब इसको एक ही नाम दे दिया,
और एक नाम क्या दे दिया, कॉक्सल। तो कितनी बोन है, एक, कॉक्सल एक है, इसमें कितनी बोन है, तीन, वो तीनों टाइटली, तभी तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 306 थी, अब तुम्हारे में कितनी बची, 206, क्योंकि बहुत सारी बोन आपस में क्या हो गई, फ्यूज हो गई, तो नंबर क्या हो गई, कम। तो इलियम, प्यूबिस और इशियम, एक साइड में ये ले लो, एक सेम बोन इधर है, तो दो कॉक्सल बोन है, ये रही दूसरी कॉक्सल। वही सबसे ऊपर कौन सी आ गई, इलियम, फिर आ गई प्यूबिस, और लास्ट में कौन सी आ गई, इशियम, ये भी कॉक्सल बोन। अब होता क्या बच्चों, दोनों साइड की प्यूबिस बोन, दोनों साइड की प्यूबिस बोन आपस में फ्यूज हो जाती है। दोनों साइड की कौन सी बोन फ्यूज हो गई, प्यूबिस बोन, ये आपस में फ्यूज हो गई। और इस जॉइंट को क्या कहते हो, बोलो, प्यूबिस बोन का जॉइंट क्या कहलाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, नाम कौन सुने हो कभी, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो हमारे पास कोक्सल बोन कितनी है, सर दो है, दो कोक्सल बोन है। हर कोक्सल बोन के पास फिर कितनी बोन है, तीन, इलियम, इशियम, प्यूबिस, दोनों प्यूबिस बोन आपस में, ये प्यूबिस बोन आई और प्यूबिस बोन दोनों आपस में जुड़ गई आगे वेंट्रल साइड पे। इस जॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अरे आएगा ये जब बर्थ पढ़ोगे ना तुम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आएगा, जिसको पार्चुरेशन बोलते हो, बर्थ बोलते हो, डिलीवरी बोलते हो, एक्सपल्जन ऑफ फीटस बोलते हो, जब बच्चा बाहर आएगा तो ये हार्मोन तो आपने सुना ही होगा, रिलैक्सिन, सुनियो नाम, क्या करता है ये हार्मोन, बर्थ के टाइम, ना ना वो तो ऑक्सीटोसिन है जो यूट्रस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये नाम से समझो रिलैक्स करता है। इसको, कौन से जॉइंट को, प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करेगा, रिलैक्स, लूज करेगा, यहां जॉइंट है इसको लूज करेगा, लूज करेगा तो फीटस इजीली बाहर आएगा। तो फीमेल में कौन सा जॉइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, कौन सी बोन के बीच, प्यूबिक बोन, प्यूबिक किसकी बोन है, कॉक्सल की, कॉक्सल किसका पार्ट है, पेल्विक गर्डल। इस जॉइंट को क्या कर दिया गया, रिलैक्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। और कौन सा हार्मोन रिलैक्स करता है, रिलैक्सिन। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस बेटा जी बताया किस तरफ है, ये वेंट्रल साइड में होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये बना किसका है, तो बेटा जी कार्टिलेज का बना होता है, दैट्स कॉल्ड वाइट, याद रखना अभी फिर बताऊंगा इसको, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। और जिसने लास्ट लेक्चर अटेम्प्ट किया वो बताओ, ये वर्ड मैंने एक जगह और लिखाया था, कितने सीरियस पढ़ते हो तुम, हाँ, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में दो वर्टिब्रा के बीच का कनेक्शन क्या था, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो भी किसका बना था, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ये जॉइंट भी किसका बना, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ऐसा जॉइंट जिसमें कार्टिलेज आ गई, और कार्टिलेज होती है फ्लेक्सिबल, तो रिलैक्सिन उसको यूज करेगा ताकि बर्थ क्या हो, इजी। रिलैक्सिन आता कहां से है, 12वीं की बातें हैं, और तुम कहते हो कि 12वीं तो हमने एक लाइन पढ़ी है सर, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन घोटी हुई है। रिप्रोडक्शन में तो कहीं से कुछ भी पूछ लो सब आता है, बोलो इतना सन्नाटा क्यों है भाई। ईच कॉक्सल बोन, ठीक है, क्लियर। पेल्विक गर्डल में तुमसे बोन पूछूं तो कितनी बताओगे, दो, कौन है वो दो बोन, कॉक्सल। एक कॉक्सल बोन में फिर कितनी है, तीन, कॉक्सल में तीन है लेकिन तीनों फ्यूज होके एक काउंट होगी। अब एक चीज सर, हमने कहा कि पेक्टोरल गर्डल से तो कौन सी बोन जुड़ती है, ह्यूमरस, कौन सी बोन है, फीमर, टांग की फीमर कहां जुड़ती है, पेल्विक गर्डल से, और ये हिप जॉइंट बनता आपका, हिप जॉइंट। तो वहां तो वो कैविटी का नाम क्या था, ग्लिनोइड कैविटी। यहां भी एक कैविटी है बेटा जी, और उस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम। इस कैविटी का नाम क्या है, एसिटाबुलम। यहां कौन सी बोन जुड़ेगी, हमारे टांग की और आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर। तो ये टांग की बोन कौन सी, फीमर, ये कहां जुड़ती है, एसिटाबुलम में। और ह्यूमरस कहां जुड़ती है, ग्लिनोइड में, ये जुड़ती है एसिटाबुलम में। बस ये गर्डल आ गई। गर्डल आपने पढ़ ली, पेक्टोरल भी और पेल्विक भी, पेक्टोरल भी और
पेल्विक भी, पेक्टोरल भी और पेल्विक भी। क्लियर? तो कैविटी का नाम याद रखियो, एसिटाबुलम। पेज पलट रहा हूं मैं। लिम्स बोन की बात करते हैं बेटा जी, जिसमें कितनी है 126, 120। हाथ और पैर में कितनी आएगी 30, 30, 30, 30, टोटल 120। चलो तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं बोन ऑफ लिम्स में। बोन ऑफ लिम्स दो एनसीईआरटी के डायग्राम बना के बता देता हूं। पहले मैं बात कर रहा हूं फोर लिम्स की बोन, सीधा ही लिख लो, फोर लिम्स लिख दूं इधर। बोन ऑफ फोर लिम्स, हाथ में आपके दो हाथ है, 30 × 2 कितनी बोन्स आ गई 60। सबसे पहली बोन कौन सी आ गई, अभी आई थी, ये कौन सी बोन है ह्यूमरस। तो फर्स्ट बोन अपन ने बना दी, ये हाथ की पहली बोन आ गई ह्यूमरस सर। ह्यूमरस के बाद बोन आ गई रेडियो अल्ना, रेडियो अल्ना, ये बोन आ गई बेटा जी रेडियो। एक छोटी बोन है जिसका नाम दे दिया मैंने अल्ना, रेडियो अल्ना। रेडियो अल्ना के बाद कार्पल्स, कार्पल्स कितने होते हैं आप में 8, 8 कार्पल्स आ गए। और मेटाकार्पल्स 5 होते हैं बेटा जी, मेटाकार्पल्स आ गए 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 आ गए मेटाकार्पल। और फिर आई फेलेंजेज, फेलेंजेज कितनी 14, फेलेंजेज आ गई 14, 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 और 2, ये आपके हाथ का स्केलेटन। हाथ में टोटल बोन कितनी बतानी है आपको 30। कौन कौन सी बोन है वो सीक्वेंस में देख लो। सबसे पहली बोन ये तो है गुरुजी ह्यूमरस, इसको बोल दिया अल्ना। ये छोटी वाली कहलाएगी रेडियस, इसको बोलेंगे कार्पल्स। ये कहलाएगा मेटा कार्पल्स, इनको बोलेंगे फेलेंजेस, फेलेंजेस। ये हाथ की टोटल कितनी बोन 30 बोन, ये हाथ की 30 बोन हो गई। उसमें ह्यूमरस तुम्हारे पास बेटा जी कितनी है 1, रेडियस भी 1, अल्ना भी 1, कार्पल्स आपके पास 8, मेटाकार्पल्स 5 और फेलेंजेस कितनी 14। टोटल काउंट करोगे तो 30 हो जाएगी। अब सीक्वेंस देख लो। सबसे पहले ह्यूमरस, यहां 2 बोन है रेडियो और अल्ना, कलाई में कार्पल्स, ये देखो 5, ये टोटल 5 है। तुम्हारी पाम का स्केलेटन कौन बनाएगी मेटाकार्पल, और ये फेलेंजेस। अंगूठे में कितनी 2, बाकी सब में 3 3, ये फेलेंजेस होगी। तो कार्पल्स बेटा जी अपना रिस्ट बनाती है, मेटाकार्पल्स अपना पाम, पाम का स्केलेटन बनाएगी रिस्ट, और फेलेंजेस होती ही है। रेडियस अल्ना में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, बड़े छोटे का, एक बोन बड़ी है दूसरी छोटी है। देखो कौन सी बड़ी है, अल्ना बड़ी है, छोटी है रेडियस। कैसे पता लगा, अल्ना में एल आया, अल्ना में कौन आया, एल को मैं लॉन्ग बोलूंगा, लॉन्ग। कौन सी बोन अल्ना। और देखो यहां तो नहीं पूछते, मेडिकल में डॉक्टर बनोगे तो सब पता होना चाहिए तुम्हें, 206 की 206 बोन आनी चाहिए। कोई वो बोला ना, समझा रहा था ना मैं, पड़ेगी कनपट्टी पे, मतलब कहाँ मार रहा है अगला, टेम्पोरल के पास, यहाँ मारना चाह रहा है। कोल में डुक्को मारूंगा, कोल का मतलब कहाँ मारना चाह रहा है, अट्ठा डुक्को पड़ेगा मतलब ऐसे नहीं बोलो कोल में पड़े मगरा में डुक गाल दियो, मगरा में कौन बोल लो, फिर बोलोगा सर 11 12 रिब्स के पास लगी है, या पीछे L3 L4 के बीच में लगी है सर, लंबर 3rd और लंबर 4th के बीच, डॉक्टर की लैंग्वेज में मोग्राम पेमली डुक मार दियो ना, हमें डॉक्टर की लैंग्वेज में बात करनी है। तो यहां आए कि भैया अल्ना कैसी बोन है लॉन्ग, तो तुम्हें पूछे कि यहां रेडियो अल्ना दोनों है ना, कौन सी रेडियस कौन ली अल्ना, तो सर अल्ना लॉन्ग है, कैसे पता चला, किधर है अल्ना और किधर है रेडियस। तो जब आप अपनी हथेली को देखोगे ना तो तुम्हें अंगूठा भी दिखेगा, चिटली आंगली भी दिखेगी, दिखेगी। ऊपर तक कौन जा रहा है, थंब की लिटिल फिंगर,
अपने केस में टेढ़ा है थोड़ा सा, मैंने डॉक्टर से करवाई है टेढ़ी है। कई बार घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता ना, मैंने डॉक्टर साहब बोला इसको टेढ़ी कर दो। डॉक्टर ने बोला यार एक तो बुरी लगेगी, दोनों ही कर देता हूँ, दोनों कर दे भाई। उसने दोनों चिटली को क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। अपनी तो अलग है, 208 बोन है मेरे पास, तो 2 एक्स्ट्रा रखता हूं मैं ना। तो ये देखो ऊपर कौन जा रहा है, अंगूठा की लिटिल फिंगर? लिटिल फिंगर, ये ऊपर तक जा रही है ना, तो इधर जो बोन है वो अल्ना, लिटिल फिंगर ऊपर तक है तो अल्ना। और अंगूठे की साइड में कौन है, रेडियस। रेडियस इधर होती है और लिटिल फिंगर की साइड में कौन होगी, अल्ना। ऐसे ही तुम्हें ध्यान रहे इसलिए बताया। अल्ना लॉन्ग बोन है जो किधर प्रोजेक्टेड होगी, टुवार्ड्स चिटुली, बोले तो लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर की साइड में तुम अल्ना को रख देना, थंब की साइड में कौन है, रेडियस। दोनों एक एक है। कार्पल आपके पास 8 है, मेटाकार्पल 5 है बेटा जी, फेलेंजेज 14 है। याद करो फेलेंजेज को एक फॉर्मूले से लिखते भी हैं, फेलेंजेज को लिखने का फॉर्मूला है ये, ऐसा सा फॉर्मूला सुना है, 2 3 3 3 3। 2 किस में, थंब में, बाकी सब में। इसको बोलते हैं डिजिटल फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये कौन सा है बेटा जी, डिजिटल फॉर्मूला। अरे दांत की नंबर लिखने के लिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3। अब तो हटेगा डाइजेशन, वो डेंटल, और ये कौन है, डिजिट। डिजिट की बोन्स के नंबर लिखते हो, डिजिटल फॉर्मूला। ठीक है, ये 4 लिम्स की बात की मैंने, इस डायग्राम को दिमाग में रखो। और एक और डायग्राम पास में बना देता हूं, हाइंड लिम्स, टांगों की बोन। 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60। टांग में कौन कौन सी बोन है, सबसे पहले किसको उठा लो, फीमर। पहली बोन बेटा जी कौन सी आ गई, फीमर, जो अपनी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट, ये पहली बोन आ गई, लॉन्गेस्ट बोन, नाम है फीमर, नंबर में 1। फिर यहां एक और बोन बीच में आई, वो तुम्हारा घुटना, सॉरी ब्रेन, किसका बनता है, घुटना की ब्रेन है? बेजे 3 है, अच्छा घुटना। बोन का नाम क्या है, पटेला। डोर्सल है कि वेंट्रल है, गोडो आगे है कि पीछे है, आगे तो वेंट्रल है कि डोर्सल है, वेंट्रल होगा ना, पटेला। पटेला को बोला बेटा जी नी केप, नंबर में 1, घुटना तुम्हारा। फिर आया बेटा जी टीबियो फिबुला। टीबियो एक बड़ी बोन है, फिबुला छोटी सी बोन है, फिबुला छोटी बोन है, फिबुला पतली सी दुबली पतली, फिबुला बोन। जैसे हाथ में रेडियस अल्ना होती है ना, वहां टीबियो फिबुला, टीबियो फिबुला, एक टीबियो एक फिबुला। अरे शैंक वाला रीजन, ये तो फीमर हो गया। यहां 2 बोन है, टीबियो एंड फिबुला, ये जो टच करते हो ना मेन बोन, ये टीबियो है, बड़ी बोन, टीबियो फिबुला। फिर हाथ में तो बच्चों कार्पल्स थे, टांग में टार्सल, टांग में आ गए टार्सल। कार्पल तो थे 8, टार्सल होते हैं 7। हाथ में थे मेटाकार्पल, टांग में मेटाटार्सल है सर। तो 1 2 3 4 5 मेटाटार्सल आ गए। फिर फिर आगे वही फैलेंजेज, 14 फैलेंजेज। ये लो, ये टांग की कितनी बोन आ गई, 30 बोन्स। टांग की बेटा जी कितनी बोन आ गई, 30 बोन्स। जिसमें सबसे पहले आ गया फीमर, फिर एक आ गई पटेला, टीबिया फिबुला। कार्पल की जगह क्या लिख दूं, टार्सल, टांग है तो टार्सल। फिर बेटा जी कौन आया, मेटाटार्सल, ये नंबर में वही 5। और ये वापस मैंने नाम बोल दिया, इसका भी सेम ही फॉर्मूला होगा, ये फैलेंजेज, ये भी फैलेंजेज, वही 14। ये लो हाथ और पैर में, तो पैर में फर्स्ट बोन आ गई फीमर, या ह्यूमरस थी। फिर रेडियोल्ना की जगह टीबियो फिबुला, कार्पल की जगह टार्सल, मेटाकार्पल की जगह मेटाटार्सल, और दोनों में फैलेंजेज, फैलेंजेज में वही 14 बोन, और दोनों का डिजिटल फॉर्मूला सेम, चाहे थंब हो चाहे टो हो,
हाथ का अंगूठा थंब, पैर का अंगूठा टो, दोनों में बोन 2, बाकी 3 3। और फीमर के लिए बोलूं तो ये बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी आई थी? कान में आई थी ना, स्टेपीज। कान की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी थी? स्टेपीज। सबसे लॉन्गेस्ट बेटा जी फीमर। ठीक है, देख लो कंपेयर में, बस हो गया। सीधा पूछता कौन किसकी बोन। एक ये एक्स्ट्रा एड होगी ना पटेला, तो एक टार्सल कम हो गया। कार्पल 8 थे और टार्सल 7 है, बिकॉज वहां पटेला ऐड हो गया। जो वेंट्रल साइड में होता है, जो नी केप है बेटा जी अपना, ये किधर होगा? वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड में होता है। ठीक है, सीधी बोन्स के नाम आते हैं। नंबर पूछते हैं कौन कितनी क्या, और फैलेंजेस के डिजिट को, बोन्स को लिखते हैं एज ए डिजिटल फॉर्मूला। ठीक है, देख लो, ये बोन्स होगी। अब चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जॉइंट। सेकंड लास्ट, फिर डिसऑर्डर की बात करेंगे, जॉइंट एंड डिसऑर्डर। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बेटा जी जॉइंट के बारे में पूछा जाता है, जहां दो हड्डियां आपस में जुड़ती है, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। पहले एक, हाँ, नी जॉइंट में तो क्लियर कर लो, ये जो जॉइंट है ना बेटा जी इतना, ये नी जॉइंट अपना। आपसे पूछे कि भैया नी जॉइंट कौन कौन सी बोन, नी जॉइंट में किस किस बोन का कंट्रीब्यूशन है, आराम से देख के बोलना। नी जॉइंट बनाने में कौन कौन सी बोन रोल प्ले करती है? फीमर, पटेला, टिबिया। फिबुला का रोल, फिबुला छोटी है, स्मॉल है, वीक है, पतली है। मेन रोल किसका है? टिबिया, पटेला, फीमर। ये तीनों बना के आपका क्या बनाएंगे? नी जॉइंट। उसमें फिबुला का रोल नहीं है। क्लियर? ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसे दिए हैं, शायद लाया हूं मैं, हाँ, एक तो ये रहा, ये है वो रिब केज पैक, इसके अंदर है लंग्स और हार्ट। ये आगे स्टर्नम आ गया, ये तुम्हारी पसलियां आ गई। 1 से 7 ट्रू थी, 8वीं 9वीं 10वीं फॉल्स थी, और 11वीं 12वीं फ्लोटिंग थी। ठीक है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम की थोरेसिक वर्टिब्रा ध्यान रखना। ये रहा हाथ और पैर के डायग्राम बेटा जी। ये हाथ का देख लियो, ये क्लेविकल दे रखी है ना, ये तो पेक्टोरल गर्डल की बोन हो गई। देखो पीछे ये जो ना, पीछे की साइड में, पीछे की तरफ, वो है स्केपुला। आगे तो रिब्स दिख रही है। ये फर्स्ट बोन ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटा कार्पल्स और फैलेंजेस। बस हो गए, ये देख लियो। अब अगर गौर करते हो आप, तो अंगूठा दिख रहा है, ये चिटली अंगुली है। चिटली की साइड में कौन चल रही है? अल्ना। लॉन्ग बोन अल्ना लिटिल फिंगर की साइड में होती है, और रेडियस किधर आएगा? थंब की साइड में। टांग की बात करूं तो इलियम, प्यूबिस, इशियम, इन तीनों को मिला दिया जाए तो कौन सी बोन बन गई? कॉक्सल। इलियम, इशियम, प्यूबिस को कॉक्सल बोन बोल दिया। ये सेक्रम तो वो वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट पोर्शन आ रहा है, सेक्रम कोडल। अब यहां से चालू करा तो पहली बोन फीमर, 1 पटेला, 1 टिबिया, 1 फिबुला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 फैलेंजेस। पैर की बोन और वो हाथ की बोन है। इलियम, प्यूबिस, इशियम मिला करके क्या कहलाएगा? कॉक्सल बोन। इन तीनों के फ्यूजन से बनती है। बस डायग्राम आ गए। अब जो पॉइंट आता है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग अपन इस जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना, जॉइंट्स। क्वेश्चन बनते हैं जॉइंट्स से, कई बार पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो जॉइंट का मतलब जहां दो बोन्स आपस में जुड़ेगी, या बोन्स और कार्टिलेज आपस में जुड़ेगी, उसी को क्या बोलते हैं? जॉइंट। तो जॉइंट हो सकते हैं या तो बेटा जी बिटवीन बोन्स, या बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज, या दो बोन्स के बीच में आएगा, मैं उसको क्या कह दूंगा? जॉइंट। आपने एक फाइलम सुना होगा, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, पोडा का मतलब अपेंडेजेस। ऐसे अपेंडेजेस जिनमें क्या हो? जॉइंट हो। तो आर्थ्रो का मतलब जॉइंट। इसीलिए जॉइंट्स की स्टडी को, स्टडी ऑफ जॉइंट्स बेटा जी एक ब्रांच है साइंस की, नाम रख दिया उसका आर्थ्रोलॉजी। अरे लॉजी का मतलब ही
स्टडी, आर्थ्रो का मतलब किसकी स्टडी? जॉइंट्स की। तो आर्थ्रोपोडा में भी आर्थ्रो का मतलब जॉइंट, स्टडी ऑफ जॉइंट। अब जॉइंट्स तीन टाइप के दिए हैं आपकी एनसीईआरटी ने। पहला नाम है फाइब्रस, इसी को मैं कह रहा हूं इमूवेबल। फाइब्रस या इमूवेबल। इमूवेबल, कोई मूवमेंट नहीं होगी, फाइब्रस है बेटा जी। दूसरा जॉइंट लिख रहा हूं कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और 3 नंबर पे जो जॉइंट आ रहे हैं साइनोवियल जॉइंट, इनको नाम दिया गया साइनोवियल जॉइंट। अब सुनो जॉइंट को अच्छे से, सब लिखा है एनसीईआरटी में, तुम लिखा हुआ है सब, जब बाद में जाओ ना तो मोबाइल रखते हो ना, रखो को रखो, नहीं रखते क्या? रखते तो भाई तुम्हारा थोड़ी स्पीड में लिखना चाहो लिख लो, मैं ऐसे टोको ना बीच में रह नहीं जाए, लिख लो साथ साथ, वो कोई इशू नहीं है। बाकी लिखाने में क्या टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, तो अपन तो वैसे ही करवाते हैं, तुम इसको चाहे वैसे देख लेना, बाकी एनसीईआरटी में सब है, और साइड में लिखना चाहो लिख लो, कोई इशू नहीं, लिख लो, लिख ले, रुक क्यों गया? फाइब्रस और कैसा है? इमूवेबल, मतलब इस जॉइंट में कोई मूवमेंट, नाम ही इमूवेबल है बेटा जी, तो नो मूवमेंट। ऐसा जॉइंट जिसमें कोई मूवमेंट ही ना हो वो कहलाता है फाइब्रस जॉइंट। सर ऐसा जॉइंट कहां है? ये तुम्हारी खोपड़ी की कौन सी बोन है? नहीं, नाम इस क्रेनियम की कौन सी है? फ्रंटल आ दो ही, पैराइटल आ ही, और गुद्दी में ऑक्सीपिटल। तो अलग अलग बोन है ना, फ्रंटल है पैराइटल है, तो दो बोन जुड़ी हुई होगी, जुड़ी है तो फिर जॉइंट है। लेकिन इस जॉइंट में मूवमेंट तुम कितना भी हिलाओ ये मूव नहीं करेगा, तो कैसा जॉइंट हुआ? इमूवेबल, फाइब्रस, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं आती। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बिटवीन फ्लेट बोन ऑफ स्कल्स। ये जॉइंट आपको कहां दिखाई देगा बेटा जी? स्कल की कौन सी बोन के बीच? सारी फ्लेट बोन है। एनसीईआरटी ने तो ये दे दिया, तुमसे ऐसे पूछ ले कि फ्रंटल और पैराइटल के बीच का जॉइंट कौन सा होगा? तुम सोचो गुरुजी आपने तो लिखा ही नहीं। अरे भैया फ्रंटल और पैराइटल ही तो स्कल की कौन सी बोन है? फ्लैट बोन। पूछ लिया टेम्पोरल और पैराइटल के बीच का जॉइंट कैसा है? फाइब्रस, इसी की तो बोन है। और इस जॉइंट को एनसीईआरटी ने नाम लिखा है सुटूरे, सूचर, सूचर बोलते हैं, फिर आपके हिसाब से सर नटूरे होगा। आपने हमारे फुटूरे की तो लंका लगा दी है ना। अरे फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट है, ऐसी बात नहीं है ना। तो सू टू रे, ये सूचर जो है ये जॉइंट का नाम है, जो कैसे जॉइंट है? फाइब्रस, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। ये दांत और जबड़े का जॉइंट भी यही होता है, हालांकि बुढ़ापा में दांत हालने लग जाओ वो अलग चीज है, बाकी बे कौन सा जॉइंट हो? इमूवेबल। एक और जॉइंट लिख दूं, एनसीईआरटी में तो एक एग्जांपल है, आप एक और लिख लें, जॉइंट बिटवीन टीबिया फिबुला जॉइंट, किसके बीच का? टिबिया और फिबुला का जॉइंट इमूवेबल है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो ऐसे जॉइंट जो फिक्स रहे वो कौन से कहलाएंगे? फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट। अब दो एग्जांपल उन जॉइंट्स के बारे में जो कैसे हैं, जिसमें मूवमेंट तो होगी लेकिन कम, कम बोले तो लिमिटेड। स्लाइटली मूवेबल, ये अलाउ करते हैं लिमिटेड मूवमेंट को रे बेटा जी, न ज्यादा न कम, हल्की फुल्की। फॉर एग्जाम्पल वही दोनों व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के दोनों एग्जाम्पल लिख दिए मैंने, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। कौन सी कार्टिलेज थी दोनों में? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो ये कि सर इन दोनों में हमने कौन सी कार्टिलेज लिख दी? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अरे व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, तो दिमाग में आया सर फाइब्रस आया हुआ है तो किस में पटक दो? फाइब्रस जॉइंट में। ना मुन्ना, क्या लिखा है? ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है तो किस में आएगा? कार्टिलेजिनस में। और ऐसे समझना प्यूबिक सिम्फाइसिस जब बर्थ होता है तो रिलैक्स होगा ना, मूवमेंट तो होगी, ढीला होगा तो मूवेबल है।
इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो बैकबोन के बीच में, ऐसे फिक्स थोड़ी रहते हो तुम, बैकबोन हिलता भी तो है, मूव भी करते हो, तो ये मूवमेंट है, इसका मतलब वो कैसा जॉइंट है? तो ये फाइब्रस नहीं है, ये वाइट फाइब्रस कार्टिलेजिनस है। ऐसी कार्टिलेज जिसमें कौन से फाइबर आ गए? और व्हाइट फाइबर का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल कोलेजन। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन? कोलेजन। रंग में कैसे? सफेद, तो क्या कह दो? व्हाइट फाइब्रस। ये लो। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस आर एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट, और उसमें भी कौन सा? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। क्लियर? अब तीसरा जॉइंट है साइनोवियल। इसमें क्या होगी? प्रॉपर मूवमेंट। सबसे ज्यादा मूवमेंट आपको किस में देखने को मिलेगी? साइनोवियल में। इसके अलग अलग एग्जाम्पल है। पहले तो ये देखो, साइनोवियल क्यों बोलते हो इसको? ये है तुम्हारी बोन, ये है दूसरी बोन, बोन से बोन का कनेक्शन क्या है? जॉइंट। और जॉइंट पर ये रहा एक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को क्या कहा? जॉइंट पे कौन सी मेम्ब्रेन है? ये साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन ने बच्चों एक फ्लूइड बनाया, फ्लूइड। इस कैविटी में एक फ्लूइड भर गया, ये साइनोवियल कैविटी है, और कैविटी में कौन सा फ्लूइड भर गया? साइनोवियल फ्लूइड। एनसीईआरटी ने कैविटी का नाम लिखा है, कैविटी कौन सी है? साइनोवियल कैविटी। कौन सा फ्लूइड आया? साइनोवियल फ्लूइड। किसने रिलीज किया? इस मेम्ब्रेन ने। कौन सी मेम्ब्रेन? साइनोवियल। अब फ्लूइड का काम सोचो, बस चलते। अरे गोडांको ग्रीस है, बुढ़िया कौन बोलेगे कि गोडांको ग्रीस, गाड़िया में ग्रीस देवा ना, ग्रीस जो ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा और फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। तो भैया जब हाथ पग हिलाते हो तो ये ग्रीस जो है, ये लिक्विड जो है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि मूवमेंट आराम से हो सके। तो इस फ्लूइड को क्या कहा? साइनोवियल। जो किसने बनाया और भरा कहां है? साइनोवियल कैविटी में। तो फ्लूइड क्या कर रहा है? प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन देता है, न्यूट्रिशन भी देता है। ठीक है सर, समझ गए हम। इसी वजह से मूवमेंट सबसे ज्यादा। तो मैक्सिमम मूवमेंट कौन सा जॉइंट दिखाएगा रे? साइनोवियल। क्लियर? अब एक डिजीज पढ़ते हो आप, सोचना कहां सुना ये? रूमेटोइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून, हेल्थ और डिजीज वाले चैप्टर में। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून का मतलब बाड़ी खेत न खावे। अपना इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन्स को मारना क्या कर देगा? स्टार्ट। कौन सा? तो ऑटो इम्यून में इम्यून सिस्टम किसको, किस मेम्ब्रेन को खत्म कर देगा? साइनोवियल को। और बेटा जी जब साइनोवियल मेम्ब्रेन ही टूट गई, फूट गई, तो क्या नहीं निकलेगा? फ्लूइड। अरे बस, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन ही जब डैमेज होगी तो क्या नहीं आएगा? फ्लूइड। और बिना फ्लूइड के फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा तो भयंकर पेन, पेन को नाम लिखा आर्थराइटिस। आर्थरो का मतलब ज्वाइंट, इटिस बायोलॉजी में लग जाए तो, किसी भी वर्ड के आगे डॉक्टर साहब क्या लग जाए तो मैं डॉक्टर साहब बुला सकता हूं क्या? शर्म और हंसी तो नहीं आ रही ये शब्द सुन के? कैसा फील हो रहा है? तो इटिस, जब मेडिकल में जाओगे ना तो किसी शब्द के आगे क्या लिखा मिले? इटिस, तो समझ लेना उसमें क्या आ चुकी है? स्वेलिंग। इटिस का मतलब ही क्या होता है? स्वेलिंग। अरे तुम्हें कह दे नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन में स्वेलिंग। यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा में स्वेलिंग। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में स्वेलिंग। और लिख दिया आर्थराइटिस, तो आर्थरो का मतलब जॉइंट, जॉइंट में क्या आ गई? स्वेलिंग। दैट्स कॉल्ड रूमेटोइड आर्थराइटिस। किसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया? साइनोवियल मेम्ब्रेन। आ ही खत्म होगी तो अब फ्लूइड रिलीज नहीं होगा। और फ्लूइड क्या प्रोवाइड कर रहा है? ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, अब मैं साइनोवियल जॉइंट के कुछ एग्जांपल लिखा रहा हूं बेटा जी, जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जिनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है वो जॉइंट कौन सा? साइनोवियल जॉइंट। इसके कुछ टाइप है। पहला बॉल एंड सॉकेट, फर्स्ट नाम आता है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक आता है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। एक आता है ग्लाइडिंग जॉइंट और स्लाइडिंग जॉइंट, स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट।
एक आता है पाइवट जॉइंट और एक आता है सैडल जॉइंट। पाइवट जॉइंट, ये देखो तुम्हारे हाथ में ही समझा देता हूं तुम्हें। बॉल एंड सॉकेट, ये वाला बॉल एंड, जिसमें मूवमेंट एक से ज्यादा प्लेन में हो सकती है, हाथ इन में भी जा सके और यहां भी। मोर देन वन प्लेन, मल्टी एक्सियल प्लेन, इधर भी मूव करवा सकता हूं और इधर भी। इट्स एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट। सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है बॉल एंड सॉकेट। शोल्डर जॉइंट, ये वाला भी, इधर हाथ और इधर पैर दोनों पकड़ के चलो। ये शोल्डर, ये रहा हिप जॉइंट। इट्स भी एग्जांपल ऑफ किसका, मैं तो ज्यादा हिला नहीं पाऊंगा, बाकी टांग ऊपर नीचे भी अपन कर सकते हैं। तो वो कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट। हिप जॉइंट और शोल्डर एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट। आगे चले तो तुम्हारा एल्बो आ गया, एल्बो जॉइंट। हाथ को इधर तो ले गए, इसके आगे तो एक ही प्लेन में मूवमेंट हो सकती है, केवल इधर, इसके आगे नहीं होगी। तो ये हिंज जॉइंट, हिंज बोलते ना गेट पर लगे रहे जॉइंट, हिंज हो है तो गेट एक साइड में खुल रहा है, दोनों साइड में कौन खुल रहा है। तो अगर एक ही साइड में मूवमेंट हो रही है तो हिंज, घुटना पकड़ लो, पैर इसके आगे नहीं जाएगा, तो कौन सा जॉइंट है, ये हो गया बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, फिर आगे चला हिंज, ये भी हिंज। अब आओ कार्पल्स। कार्पल्स में कितनी बोन्स थी, 8। ऐसे होती है तो 4 और 4 बोन है। स्कूटी चलाई है ना अपन ने, जब रेस देते हो हाथ ऊपर गयो, रेस छोड़ते हैं तो नीचे। तो ये ऊपर नीचे जब जा रहा है ना, कलाई जब मूव करती है तुम्हारी, कलाई मूव करती है तो इन बोन्स में मूवमेंट होता है कार्पल्स में। 4 बोन ऐसे है, 4 बोन ये है। जब रेस ऊपर दोगे तो इन 4 के ऊपर दूसरी 4 सरकती है, सरकने को बोलता हूं स्लाइडिंग। कुछ बोन के ऊपर दूसरी बोन का सरकना, सरकना क्या कहलाया, स्लाइडिंग। बस स्लाइड हो रहा है। हाथ में कार्पल तो टांग में कौन है, टार्सल। तो कार्पल और टार्सल का जॉइंट कैसा हो गया, स्लाइडिंग जॉइंट, जिसमें स्लाइड कर रही है बोन्स। अब अंगूठा, बस इसको याद रखना है, ये अंगूठे की कार्पल और मेटाकार्पल, यहां कार्पल है और ये, तो इस जॉइंट को बोलते हैं शेडल। थंब की कार्पल मेटाकार्पल का जॉइंट होता है शेडल। ये देखो फेलेंजेस का, देखो तुम बताओ कौन सा जॉइंट होगा, ये कौन सा जॉइंट होना चाहिए, हिंज। मूवमेंट केवल हाथ इसके आगे नहीं जा रहा, अंगुलियां तुम्हारी आगे आ रही है लेकिन पीछे, तो फेलेंजेस का जॉइंट कौन सा हुआ, हिंज। पाइवट तो ये रहा, गर्दन घूम रही है। एटलस और एक्सिस, एटलस का पोर आया था ओडंटोइड फोरामेन, वो हुक आया था ओडंटोइड प्रोसेस, वो फंस गया, उस पर तुम्हारी गर्दन रोटेट हुई। तो नेक का रोटेशन पाइवट जॉइंट। तो हाथ से याद रखो, यहां से चालू हो जाओ, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट एक ही प्लेन में हो रहा है, हिंज। सरकना स्लाइडिंग, कार्पल स्लाइडिंग है। ये अंगूठे वाला एक याद रखो, शेडल। फेलेंजेज हिंज, आगे है पीछे नहीं जाएगा। और गर्दन पाइवट, एटलस एक्सिस का जॉइंट पाइवट जॉइंट। तो एग्जांपल सीधे लिख लें अपन। बॉल एंड सॉकेट की बात करता हूं बेटा जी, तो बॉल एंड सॉकेट में मैक्सिमम मूवमेंट होती है, मैक्सिमम मूवमेंट जिस जॉइंट में होती है वो बॉल एंड सॉकेट। फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट, एग्जांपल आते हैं टांग में कौन सा आ गया, हिप जॉइंट। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल का जॉइंट कौन सा है, यही तो है सर, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल ही तो शोल्डर था। बोल, आपसे पूछ ले भैया फीमर और पेल्विक गर्डल, बॉल एंड सॉइड, हिप वही तो था। हिप जॉइंट में कौन कौन था, बिटवीन फीमर एंड कौन सी गर्डल, पेक्टोरल कौन बोल रहा है, पेल्विक। शोल्डर में आएगा बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल। ओके सर। हिंज की बात करें बच्चों, किधर मूवमेंट होगी, ओनली वन प्लेन। फॉर एग्जांपल हाथ में तो अपना क्या है, एल्बो जॉइंट। टांग में क्या, नी जॉइंट। और नी जॉइंट को बताते हैं बॉडी का लार्जेस्ट जॉइंट है। नी वाला बेटा जी अपनी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट है। और फेलेंजेज वाला भी लिख सकते हो, फेलेंजेज भी कैसा है, इंटरफेलेंजेज जॉइंट भी कौन सा है,
हिंज, रटना नहीं है रे भैया, एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रही है तो फैलेंजेस है। फिर आया ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग बिटवीन कार्पल्स, बोन स्लाइड करेगी। टांग में यही आ जाएगा बिटवीन टार्सल्स, ये लो। कुछ वर्टिब्रा के बीच में भी होता है। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब बेटा जी। और पाइवट जॉइंट आ गया बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये वही जॉइंट है जिस पे अपनी नेक क्या करेगी, रोटेट होगी। ये लो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एनसीईआरटी का इस चैप्टर का, जॉइंट। दो बोन्स के बीच का कनेक्शन बेटा जी क्या कहलाता है, जॉइंट। हाथ से याद रख लेना, हाथ के साथ पैर को पकड़ लियो। यहां बॉल एंड सॉकेट आ गया, फिर आ गया हिंज, देन आ गया स्लाइडिंग, अंगूठा है तो शेडल, ये भी हिंज, ठीक है। और गर्दन वाला पाइवट, एटलस और एक्सेस, ये पाइवट जॉइंट है, देख लो इसको। फिर डिसऑर्डर की बात करते हैं। और जब ये पैराग्राफ पढ़ोगे ना, एक बीच में वर्ड लिखा मिलेगा तुम्हें, फलक्रम। फलक्रम बता दूं, दो लाइन दी है तो अपने को आनी चाहिए एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी तो पूरी आनी चाहिए ना तुम्हें, ठीक है। यही सारे दे रखे हैं वहां पे। एक बच्चों थोड़ा सा अलग हटके बताता हूं, तुम्हारी कान में कौन सी हड्डियां थी, 3 बोन थी ना, उसको आपने क्या बोला था, मिस बोन, मेलियस, इंकस, स्टेपीज, ये तो थी, इसी सीक्वेंस में थी। तो बच्चों बोन तो जुड़ी हुई है ना, बोन जुड़ी हुई तो जॉइंट है। ये बोन के बीच का क्या है, कौन सा जॉइंट है सर, वो भी देख लो। मेलियस और इंकस के बीच, हाँ, ये तो कौन सा जॉइंट होगा, हिंज होगा। और इंकस और स्टेपीज के बीच में एस आ रहा है तो ये होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये भी ध्यान रख लियो। ईयर में कौन कौन सी बोन थी, 3, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। उसमें मेलियस और इंकस के बीच कौन सा जॉइंट होगा, हिंज। और बच्चों इंकस और स्टेपीज के बीच का जॉइंट कौन सा होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो तुम्हारे कान में दोनों जॉइंट होते हैं, हिंज भी होता है और बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट हमारी बॉडी में 3 जगह मिल गए, शोल्डर, हिप, ईयर। ईयर में इंकस और स्टेपीज के बीच, ठीक है। एस माने स्टेपीज, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। चलो फिर डिसऑर्डर पे आता हूं, लास्ट इसके डिसऑर्डर, फिर क्वेश्चन करते हैं, देखें कितने क्वेश्चन होते हैं तुमसे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया हूं। इसका तुम्हें डीपीपी वगैरह मिलता है क्या, मिल गया क्या इस चैप्टर का, सोल्व किया आपने, कोई डाउट ही नहीं आए, आंसर की साथ दे दी होगी, फिर तो गाय के डाउट आने हैं। आंसर की दे दी क्या, हाँ, फिर तो थे सारा ज्ञानी हो, फिर कट डाउट होगा। आए तो मेरा कहने का मतलब सोल्व करो, डाउट आए ना बेटा जी पूछा करो, डिस्कस किया करो। या तो हाँ क्लास में आपस में मिल बांट के सोल्व कर लिया करो, सबसे बढ़िया तरीका तो वही है, आपस में डिस्कस करके सोल्व कर लिया करो। नहीं आए तो फिर आया करो, पूछा करो। 7-8 डीपीपी होगी, कितनी है, सब में 15 क्वेश्चन है, निकालो, हाँ 6 जो भी है करो उसको। और PYQ इसका मॉड्यूल भी मिला होगा आपको, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। मैंने एनसीईआरटी में आपको बताया था, इसमें बायो में एनसीईआरटी पूरी प्लस पिछले 10 साल के PYQ, 10 क्या 2010 से चालू कर दो, 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सब निकालो। अगर वो क्वेश्चन तुमसे हो गए तो समझ जाना वो चैप्टर तुम्हारा परफेक्ट है। अगर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो मामला गड़बड़ है। उसमें ज्यादा पीछे नहीं जाना, 2010 से लेकर 2023 तक, क्योंकि उससे पहले सिलेबस और पैटर्न थोड़ा अलग था। 2010 टू लेकर 2023 तक के सारे PYQ निकालो उस चैप्टर के। तो डिसऑर्डर में बेटा जी इस चैप्टर के कुछ डिसऑर्डर है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। पहला मैं लिख देता हूं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अभी बात ही कर रहे थे अपन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखो आर्थ्रो का मतलब ज्वाइंट, इटिस का मतलब क्या आई, स्वेलिंग आ गई सर, ज्वाइंट में क्या आ गई, स्वेलिंग। और ये कैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून में क्या होता है,
अपने ही किसी ऑर्गन के अगेंस्ट क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। नॉर्मली हमारे ऑर्गन सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती, इसमें बन जाती है। किसके अगेंस्ट, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून है। एक एनसीईआरटी में दे रखा है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ओसवर्ड बोन के लिए, पोर हो गए, बोन वीक हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस बेटा जी एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, बढ़ती एज के साथ होता है, और इसका भी PYQ आया हुआ है कि कौन से हार्मोन की कमी से एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने लगता है। तो ये होता है फीमेल में लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जिसमें बोन का मास कम हो जाएगा, मास कम होगा तो बोन वीक हो जाएगी, प्रेजाइल हो जाएगी, और हल्के झटके से टूट जाएगी, मतलब फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस कौन से हार्मोन का लो लेवल, एस्ट्रोजन। एज रिलेटेड डिसऑर्डर। एक दिया हुआ है टिटेनी, टिटनस, इसमें क्या होता है, किसकी कमी, कैल्शियम, लो लेवल ऑफ कैल्शियम। तो हमने कहा था ना मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए रे बेटा जी। लो लेवल ऑफ कैल्शियम से वॉलंटरी मसल्स में क्या आ गई, स्पाज्म आ गई, स्पाज्म इन वॉलंटरी मसल्स, उसी को बोलते हैं टिटनस। स्पाज्म, अकड़न, एंठन। जी हाँ, ऐसे ले लो, मैंने हाथ को मरोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, खींचा, फिर छोड़ा तो रिलैक्स हो गया, मोड़ दिया रिलैक्स हो गया। टिटनेस में परमानेंट हो गया, स्पाज्म गयो। तो कितना जोर लगाओ वापस सीधा, कोई दूसरो जोर लगाओगे टूट का हाथ में आ जाओगे, लेकिन वापस सीधा। तो मसल्स में परमानेंटली क्या आ गया, स्पाज्म, अकड़ गई, टाइट हो गई, दैट्स कॉल्ड टिटेनस, लो लेवल ऑफ कैल्शियम। परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन, परमानेंटली क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन समझ गए ना, लगातार ही मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट। उसको रेगुलर स्टिमुलाई दिया तो सीधे ही क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट, वापस रिलैक्स होना ही भूल गई। परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन को बोल दिया टिटनस। उसका एक रीजन है किसकी डेफिशिएंसी, कैल्शियम, कैल्शियम रिलेटेड डिसऑर्डर है। और वैसे तुम हेल्थ डिजीज में भी तो पढ़ते हो बच्चों, ये एक बैक्टीरिया से भी तो होता है। अरे बॉटनी में पढ़ो, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम कौन सुने हो, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी सोइल बैक्टीरिया। नहीं कभी रोड पर लाग जावा, लो किया आपने लाग जावा तो बोले ना टीटी को सुई लगा, क्या वो टीटी का इंजेक्शन किसका है, इसी का तो है। तो ये बैक्टीरिया सोइल में मिलता है, जहां भी अपने के चोट लगी वहां से बैक्टीरिया बॉडी में घुस जाएगा और कौन सी डिजीज कर सकता है, टिटनस। तो रोड एक्सीडेंट या कहीं पर भी लगती है, अपने लोहे की लगती है, तो हम किसका इंजेक्शन लगाते हैं, इसका, टिटनस का। एक बार लगा लिया तो कब तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 मंथ 1 ईयर तक, फिर से तो अगला 6 महीना तक कितनी खाओ लागो, टीका का पिसा लगे ना टिटनस का ना, कितनी लगाओ, फिर अपने टिटनस होने के चांस नहीं होते, वो 6 महीने तक मेमोरी रहती है उसकी। तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम, तो वॉलंटरी मसल्स में क्या आएगा, स्पाज्म। एक और है बेटा जी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, याद आयो, अरे कौन सी प्रोटीन बताई थी वो, डिस्ट्रोफिन। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मीन बेटा जी जो पेरेंट्स से कहां आएगा, प्रोजेनी में, और इसमें जो वॉलंटरी मसल्स है ये वीक हो जाती है। वॉलंटरी मसल्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। मायोटोनिक या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मैंने एक प्रोटीन बताई थी ना डिस्ट्रोफिन, मसल्स की स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। जेनेटिक है मतलब पेरेंट्स से कहां ट्रांसफर होगा, प्रोजेनी में। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कौन सा कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाला है, कौन सा इनमें जेनेटिक डिसऑर्डर है। और जेनेटिक तो होगा ही, जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें पेडिग्री वाले डब्बे नहीं आते। उन पेडिग्री के डब्बों में 2 ही तो डिजीज दे रखी है, सिकल सेल एनीमिया और मायोटोनिक। तो हो गया ना जेनेटिक डिसऑर्डर, जो पेरेंट्स से कहां ट्रांसफर होगा,
प्रोजेनी में, और मसल्स क्या हो जाएगी, वीक। एक और दिया हुआ है मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस, ये क्या है रे, ये भी वही है, ऑटो इम्यून डिजीज। ये भी बेटा जी कैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून का मतलब सर अपने ही किसी स्ट्रक्चर के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम क्या हो गया, एक्टिव। किसके अगेंस्ट होता है वो काम की बात है। यहां इम्यून सिस्टम जो होगा बेटा जी वो एक्टिवेट हो जाएगा किसके अगेंस्ट, बोलो, एक्टिवेट अगेंस्ट एनएमजे। क्या है एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये वो जॉइंट है जहां न्यूरॉन किससे कनेक्ट हो रहा है, मसल से। अरे मैंने बताया था ना, फिंगर को मूव करवाना है, इसका ऑर्डर कहां से आएगा, ब्रेन से। कोई न्यूरॉन ऑर्डर लाएगी, इस ऑर्गन की मसल्स को देगी, तब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो न्यूरॉन से ऑर्डर किसको मिला, मसल्स को, और वो जॉइंट ही क्या कहलाया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो बेटा जी जंक्शन के अगेंस्ट ही क्या बन गई, एंटीबॉडी। तो अब न्यूरॉन से मसल को ऑर्डर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उस ऑर्गन में मूवमेंट ही नहीं होगी। मैं हाथ पग हिला रहा हूं किसकी वजह से, आपकी इच्छा है सर। ब्रेन, अरे सिग्नल तो ब्रेन देगा ना, ब्रेन ने सिग्नल ही नहीं दिया, हो गया। अरे जल्दी हुआ यार, ठीक है, एग्जैक्ट हो गए कितो है, ठीक है फिर, पता नहीं मुझे, 11 से 12:20 होती होगी, 12:05 तक है, 12:10 होगी तो, हाँ क्या टाइम हुआ है, 12:12 हो गई, तो 11 से 12:20 होती है, 1 घंटे 20 मिनट के लिए टाइम चेंज कर दिया ना। तुम कितनी बजे आते हो सुबह, तुम 7:30 ही आते हो क्या, अरे यार बाकी क्लास का टाइम चेंज हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, आओ फिर फटाफट ये चैप्टर तो करूं, मैं सोचा अगला चालू कर देंगे, ये नहीं हुआ। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट अगेंस्ट एनएमजे, टाइम ही नहीं हुआ, मैं कब ओके किया था मैंने, क्लास कितनी देर की, 1 घंटा 7 मिनट ही हुई है। तो इम्यून सिस्टम किसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब मसल को सिग्नल ही नहीं मिला बेटा जी, तो ये ए टाइप ऑफ पैरालाइसिस, ये पैरालाइसिस होता है, बोलते ना लकवा हो गया। लकवा का मतलब अब हाथ में कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूरॉन मसल को सिग्नल देता है, वो जॉइंट ही खत्म। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस। एक गाउट दे रखा है बेटा जी, गठिया। गाउट में क्या डिपॉजिट हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड सॉल्ट डिपॉजिट हो गए, कहां, जॉइंट में। सर यूरिक एसिड को तो एक्सक्रीट करना होता है, बिल्कुल, इसको बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू भेजना होता है, लेकिन जब ये एक्सक्रीट नहीं होगा तो जॉइंट में जाके जमा हो जाएगा, और उसी को बोलते हैं गठिया या गाउट डिजीज। तो इस चैप्टर के सारे डिसऑर्डर बेटा जी इंपॉर्टेंट है। एक नाम अलग से लिखा रहा हूं, स्लिप डिस्क। क्या होता है, स्लिप डिस्क। तो जॉइंट में किसका डिपोजिशन होना, यूरिक एसिड, यही डिजीज क्या कहलाती है, गाउट। तो ये इस चैप्टर के डिसऑर्डर आ गए। अब एक वो फलक्रम जो वर्ड है ना वो समझ लियो, छोटा सा वर्ड है, लीवर सिस्टम। बोर्ड पे मैंने वर्ड लिखा लीवर सिस्टम, स्पेलिंग पे गौर करना, ये वो लीवर नहीं है, वो लीवर तो होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ये LEVER, लीवर समझते हो क्या, जेसीबी की खुदाई, जेसीबी उठा रही है पटक रही है, वो नहीं होता क्या, वो लीवर ही तो होता है। किसी को स्विच को ऑन ऑफ करना लीवर ही बोलते हैं उसको, किसी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पटकना लीवर। हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है। देखो एक एग्जांपल से समझो, मैंने किसी भार को उठाया बेटा जी, हाथ में तुमने डंबल लिया, पानी से भरी बाल्टी, नाम ही मत लो सर, पानी बाल्टी फिर आप नहाने की बात करोगे, हम ऐसी चीजें सूट, भयंकर वाली एलर्जी है। चलो उठाया, कोई भार उठाया आपने, भार है रेजिस्टेंस, भार है रेजिस्टेंस, मैंने हाथ से उठाया, तो उठाते टाइम जो फोर्स जनरेट हुआ, फोर्स, वो मसल्स ने क्या दिया, फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ये कोहनी का जॉइंट दैट्स कॉल्ड फलक्रम, इसने सपोर्ट किया। आप सोचो मैं बाल्टी ऐसे उठा रहा हूं और ये जॉइंट नहीं होता, हाथ सीधा होता, फिर उठा तो बिन
डंबल अगर ऐसे उठाओ और ऐसे उठाओ, इसमें जोर क्या आएगा? कम आएगा। तो जॉइंट ने प्रोसेस को इजी बना दिया। तो भार जो है वो तो है रेजिस्टेंस, मसल्स ने क्या जनरेट किया? फोर्स, दैट्स कॉल्ड एफर्ट। और जॉइंट है फलक्रम, उसने उस प्रोसेस को क्या बना दिया? इजी। इन तीनों को मिला के बोलूंगा लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम में 3 वर्ड आते हैं। आर माने रेजिस्टेंस, जो लोड है, ई फॉर एफर्ट, और एनसीईआरटी में इस वर्ड के बारे में नाम दिया फलक्रम। यहां फलक्रम कौन बना रहा है? जॉइंट। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लियो। तो रेजिस्टेंस, वेट, लोड, मसल्स जनरेटेड फोर्स, एफर्ट, और जॉइंट फलक्रम। और ये पार्ट है किसके? लीवर सिस्टम के। लास्ट पैराग्राफ में दे रखा डिसऑर्डर के ऊपर, जॉइंट्स वाले में। एक बार बेटा जी एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन था कि कौन सा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? कौन सा फंक्शन नहीं है? तो मैं आपको 2-3 फंक्शन लिखा रहा हूं, आप इसमें देखना कौन सा फंक्शन नहीं है। तो यार फिर बाकी क्लास लेंगे तो टाइम ही सेट को नहीं। बाकी क्लास में तो 11 से 12, 20 पर हुए, जो बेच 8 बजे आते हैं, इसको शायद 7:30 बुला रहे हैं, इनको भी टाइम ही अलग कर दियो। मेरी क्लास तो, हाँ तो फिर मेरी तो इसमें तो क्लास ही 1 घंटे 10 मिनट की हुई। तो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन बोलो क्या हो सकता है? पहला तो ये हो गया सर, किस में हेल्प करना? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करना। ठीक है, बिना हड्डियों के तुम थोड़ी पैर में से फीमर निकाल दी बोल भाग क्या, नहीं है पॉसिबल भाई। लोकोमोशन मूवमेंट इसी से होगा। दूसरा फंक्शन स्टोरेज ऑफ आयंस। क्या हड्डियों पे आयंस स्टोर होते हैं? यस सर। कैल्शियम जमा ही कहां है? बोन्स पे। मैग्नीशियम सब कहां जमा है? बोन्स पे। तो कौन कौन से आयन जमा होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सब डिपॉजिट होते हैं। एक फंक्शन है ब्लड प्रोडक्शन। क्या बात कर रहे हो सर? हड्डियां खून बनाती है? हाँ, हड्डियों में कौन भरा है? रेड बोन मेरो, पढ़ा है ना? रेड बोन मेरो ही क्या बनाता है? ब्लड। तो ब्लड प्रोडक्शन में भी हेल्प है। प्रोटेक्ट करना इंटरनल ऑर्गन्स को, सही बात है। अरे हार्ट को रिब केज प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हारी ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? जरूरत नहीं है वैसे, है कभी कभी तो काम करता है, इसलिए उसको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। कौन देगा? क्रेनियम। और कोई फंक्शन? बॉडी की शेप, बिल्कुल। बॉडी शेप को कौन मेंटेन करता है? ये जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, वो भी कौन है? स्केलेटल। कौन सा काम नहीं करता? सुनना, क्वेश्चन ये था, हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन में स्केलेटन का रोल नहीं है। हीट प्रोडक्शन में आपकी बोन्स का कोई रोल नहीं है। तो आंसर ये था कि कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है, आयंस डिपॉजिट करता है, ब्लड बनाता है, लोकोमोशन करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है, आपने बोला बॉडी को शेप भी देता है, बिल्कुल। बट हीट प्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब एनसीईआरटी के पीछे के कुछ अच्छे क्वेश्चन है बेटा जी, है ना? ये तो तुम पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ना रे खुद। डाउट आए तो डिस्कस करना, एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड पढ़ो। वैसे तो मैंने सब ऐड कर दिया, फिर भी तुम्हें लगे कि सर ये समझाओ, ये नहीं आया, पूछ लेना। एक ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पीछे का, आप करो फटाफट इसको, फिर जाता हूं मैं। ट्रू फॉल्स पूछा है, बताओ एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट। क्या कर गया? ट्रू। अरे मोटा तो मायोसिन था, बाकी सब पतले ही थे। दूसरा बोलो। एच जोन में थिक और थिन दोनों होंगे। एच जोन तो लाइट था महाराज, ओनली मायोसिन, तो ये कैसा होगा? फॉल्स। अरे आई बेंड में ओनली एक्टिन, एच जोन में ओनली मायोसिन, एक्टिन के बीच का स्पेस ही तो था एच जोन। तीसरा, इसमें भी सोच रहे हो? ट्रू। फॉल्स। 12 पेयर होगी। स्टर्नम कहां है? वेंट्रल। बैकबोन किधर है? डोर्सल। ये भी एनसीईआरटी का, देखो इसमें सारे जॉइंट आ गए हैं, बोलो फटाफट। एटलस एक्सिस के बीच का जॉइंट पाइवट, कार्पल मेटाकार्पल, थंब वाला सैडल, फेलेंजेज हिंज, फीमर एसिटाबुलम बॉल एंड सॉकेट, बिटवीन क्रेनियल
क्रेनियल, फाइब्रस, ब्रेन की। प्यूबिक बोन एंड पेल्विक गडल, ना ना, प्यूबिक बोन एंड पेल्विक गर्डल, फाइब्रस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। वाइट फाइब्रस बोले तो कार्टिलेजिनस जॉइंट, यहां गलत हो गए, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अरे प्यूबिक बोन का जॉइंट क्या था? प्यूबिक सिम्फाइसिस, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, तो किसका जॉइंट है? कार्टिलेजिनस। एक फिल इन द ब्लैंक्स है लास्ट, भर दो। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट फ्यू हैव कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रा? 7 होती है, लेकिन मैंने सी काउ में लिखाई थी आपको 6, तो सब में नहीं होती ऑल। द नंबर ऑफ phalanges इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन 14। थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन 2 एफ एक्टिन एंड 2 अदर प्रोटीन, नेमली वो चारों तरफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। इन मसल फाइबर कैल्शियम स्टोर इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन सी फ्लोटिंग रिब्स थी? 11वीं और 12वीं। क्रेनियम में कितनी बोन थी? 8। दैट्स कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। ठीक है, अब हो गया टाइम। ठीक है, छोड़नी है कि है? ठीक है, क्वेश्चन है बेटा जी, कॉल करांगा, चलो लाया तो था मैं। एक ये मेज द कॉलम वाला है, ये भी एनसीईआरटी का मिला सकते हो क्या? स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री, ट्रोपोमायोसिन, खाली मायोसिन मोटा हुआ है, ट्रोपोनिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन सब पतले हैं। रेड मसल, स्कल का जॉइंट, स्ट्रक्चर, फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट, फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट थे। क्वेश्चन मोबाइल है तो तुम देख के इनको करना, बाकी मैं कल क्लास में कराऊंगा और कल नया चैप्टर चालू करेंगे।